हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्रिएटर क्लासेस एटा। आज हम क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियोस में इस चैप्टर का जो भी थ्योरी का डिस्कशन था वो सारा का सारा डिस्कशन कर लिया है, और हमने इंटरनल जो भी क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स थे, उनका भी डिस्कशन कर लिया है। तो इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स जो भी है, उनका आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से समझिए तथा प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जैसा कि दिया हुआ है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार कितना होगा, ये निकालना है। तो मास दिया है वस्तु का m बराबर 10 किलोग्राम। तो सबसे पहले निकालना है पृथ्वी पर वस्तु का भार, और भार न्यूटन में निकालना है। तो W इक्वल टू mg। ये g की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम रखते हैं तो 10 इंटू 9.8, और 10 का जब गुणा करेंगे इसमें तो दशमलव उधर हट जाएगा, 9.98 न्यूटन। तो पृथ्वी पर वस्तु का जो भार होगा 98 न्यूटन होगा। आगे निकालना है चंद्रमा पर वस्तु का भार। जब चंद्रमा पर वस्तु का भार निकालेंगे तो इसमें दिया है 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार, क्योंकि पृथ्वी पर वस्तु का भार निकल आया है तो 1/6 इंटू 98 न्यूटन। अब जब 98 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 एकम 6, 3 बचेगा 38 हो जाएगा। 6 छक्के 36, 38 है, 2 बचेगा, 6 तिया 18, और 6 तिया 18 मतलब 333 होता चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 16.3 न्यूटन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के दोनों सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड हो गए। क्वेश्चन फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने निकाल दिया W इक्वल टू mg से। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड से वेग से फेंक दी जाती है। इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है बस गेंद का जो ऊपर की ओर फेंकी जा रही है वो है 49 मीटर पर सेकंड। ऊपर की ओर बॉल को फेंक दिया है। परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जहां तक ये बॉल पहुंच जाएगी। तो हाइट के लिए दो इक्वेशन आती हैं। पहली आती है जिसमें समय मांगता है, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जिसमें समय की मांग है। तो क्योंकि इसमें ये समय दिया नहीं हुआ है, केवल दिया है तो क्या, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग दिया है। प्रारंभिक वेग क्योंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाकर के, मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर के, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के वो बॉल रुकेगी, और रुकेगी तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। अब हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो इक्वेशन जो तीसरा समीकरण है उस तीसरे समीकरण से देखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्योंकि हाइट की बात होगी इसमें। और हमने ये बताया था कि जब भी ऊपर की ओर गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में जब भी कोई वस्तु जाती है तो जी का मान नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए माइनस का साइन आएगा इधर। अब ये वैल्यू है जो रख देते हैं, क्योंकि इसका 0 का स्क्वायर है तो यही होगा -49 का स्क्वायर है, बाकी -2। जी की वैल्यू कितना होता है, तो यही जो जी की वैल्यू दिया है 9.8, यही रख देंगे इंटू एच। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो -49 का स्क्वायर, या फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, -2 इंटू 9.8 एच इज इक्वल टू -49 का स्क्वायर। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, क्योंकि ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसलिए ये। तो हमें तो h चाहिए केवल, h इक्वल टू, क्योंकि 49 का स्क्वायर है तो 49 इंटू 49 दो बार लिख देंगे इसको, अपॉन में 2 इंटू 9.8। यदि हम यहां से दशमलव को हटाते हैं तो एक जीरो ऊपर लगाना पड़ेगा, 49 एकम 49 दूनी 98, और यहाँ पर 490, और अपॉन में 2 दूनी 4। अब 4 से जब इसको भाग देंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो h मैक्सिमम होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, 10 और लगा दिया 20 होएगा, 10 4 पंजे 20। मतलब ये है कि यदि इसका भाग देते हैं तो ये इतना मीटर आ जाएगा। मतलब 4 से यदि भाग देते हो 490 को, तो फिर 122.5 मीटर ये मैक्सिमम हाइट होगी। जब भी हम गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी इसकी 49 मीटर पर सेकंड था, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, 122.5 मीटर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज और भी उसमें पूछी गई है क्वेश्चन सेकंड में, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय क्या होगा। तो जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर नीचे आएगी या फिर ऊपर जाएगी तो बराबर ही समय लगता है। जितना समय सतह से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगेगा। बाकी हमें ऊंचाई पता हो गई है कि 122.5 मीटर ये टोटल ऊंचाई है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, प्रथम गति के प्रथम समीकरण से हम निकाल सकते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल टू u प्लस जी टी। ये देख रहे, क्योंकि ये u हमें मालूम है और g भी मालूम है, t निकालना है। तो इससे भी निकालना है, किसी से भी निकाल दीजिए, वहां से यहीं से निकाल दे, क्योंकि ये तो 0 है। 0 का मतलब इसको ये ऊपर, क्योंकि ऊपर की ओर गया या फिर नीचे की ओर आया। चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये ऊपर की ओर वाला ही ले रहे हैं। 0 इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितना 49 है, माइनस जी का कितना है 9.8 है, और टी हमें निकालना है। तो 9.8 टी इज इक्वल टू, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 49। तो टी इक्वल टू 49 अपॉन में 9.8, और यहां से ये दशमलव हटाते हैं तो फिर वही काम हो जाएगा। और इसके काट दे हैं 49 से, तो 49 एकम 49, 49 दूनी ये,
और फिर 2 पंजे 10, तो t बराबर जो समय लगेगा वो 5 सेकंड का समय लगेगा। मतलब ये है कि वस्तु क्या था, वस्तु ही थी, गेंद है। गेंद को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। तो क्योंकि 5 सेकंड ऊपर जाने में समय लग रहा है, इसका मतलब है 5 सेकंड ही नीचे आने में समय लगेगा। बाकी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, आंसर तो वही आएगा। अतः गेंद को पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, नहीं सॉरी, कुल समय पूछा गया है इसमें, क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय गेंद को सतह पर लौटने पर, सतह पर लौटने में लगा कुल समय, क्योंकि 5 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा और 5 सेकंड ही नीचे आने में लगेगा, और 5 और 5 कितना हो गया, ये 10 सेकंड का समय लगेगा। तो ये रिजल्ट है कि 10 सेकंड का समय लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी ओर चलते हैं। ये आपने समझ लिया है, आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इन ये वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखते हैं, वीडियो 1 से लेकर के सभी वीडियोस को देखते हो, पूरा कोर्स को देखते हो, तो मैं समझता हूँ कि आप, कुछ बच्चे हो सकता है ट्यूशन भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ एक ट्यूशन के बेस पर ही दे रहा हूँ, तो आपको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप इन वीडियोस को पूरे अच्छी तरह से समझते हो, सीक्वेंस में देखते हो, पूरा कोर्स कवर करते हो, तो वीडियोस देखकर ही तुम्हारा पूरा रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट इतना परसेंट बन सकता है यदि तुम चाहो तो पूरे मार्क्स आ सकते हैं तुम्हारे। तो इसलिए इन वीडियोस को, पूरी वीडियोस को देखें, सारी की सारी थ्योरी समझें, और समझने के आगे फिर क्लास में जब तुम बैठते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप होगा ही होगा। तो इसलिए इन वीडियो को देखते रहें, बाकी अपने जो साथी हैं उनको भी इसके बारे में बताएं। तो क्वेश्चन तीसरे की ओर चलते हैं। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। एक मीनार की चोटी है और इसका जो हाइट है वो है 19.6 मीटर, यही है। यहां से एक पत्थर को ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा? क्योंकि इसको जब छोड़ा गया है तो इसका प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग इसमें, क्योंकि आसानी से जब छोड़ते हैं तो प्रारंभिक वेग 0 है, और यहां पर जो v होगा, यहां पर अंतिम वेग, ये कितना होगा यही हमें निकालना है। अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, यही निकालना है। तो ये मैक्सिमम होगा, जितना भी होगा अभी पता करते हैं। क्योंकि s इक्वल टू दिया हुआ है 19.6 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 0, और v बराबर निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यदि देखते हैं तो वहां पर भी t का काम होता है, v इक्वल टू यू प्लस at और gt, तो इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। दूसरा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी t की वैल्यू है, इसका भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्योंकि पत्थर ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा गया है, इसलिए g की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही लेंगे हम, नेगेटिव नहीं लेंगे। जब भी पत्थर ऊपर फेंका जाता है या कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो g की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव साइन आता, -2gh लेते हैं, बट यहाँ पर नहीं लेंगे। इसलिए इस फॉर्मूले को लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, जो वैल्यूज है उसको रख देते हैं।
तो वी स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू है 0 स्क्वायर इक्वल टू 2, जी की वैल्यू 9.8 और बाकी क्या है, ये 19.6 है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, v चाहिए। तो v स्क्वायर इक्वल टू अभी लिखते हैं, तो 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18 और एक हासिल का है 19 गुणा 19.6, 2 बार हो गया। हमें v चाहिए तो ये रूट में चलाएगा 19.6 इंटू 19.6, क्योंकि यहाँ पर ये हमें मैच हो रहा है। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि 2 बार ये लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल होगा v इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेलोसिटी होगी जब ये ग्राउंड से टकराएगी, पत्थर है क्या है, पत्थर जब जमीन से टकराएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 19.6 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 है, इसको भी देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है, u बराबर 40 मीटर पर सेकंड है। पत्थर क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी ये दिया है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड है। आगे है g की वैल्यू 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड इसका लेना है, ये दिया है। इसमें लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी ये भी बताना। तो क्या है, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है, पत्थर द्वारा ये कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अंतम जो ऊंचाई होगी वहां पर v की वैल्यू 0 होगी। s निकालना है, t दिया नहीं है, समय दिया नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्योंकि पत्थर ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर लगा देंगे। वैल्यू रखते हैं तो v तो 0 ही हो जाएगा, माइनस u तो 40 का स्क्वायर है इक्वल टू माइनस 2, g की वैल्यू कितना 10 दिया है, h ये हमें फाइंड आउट करना है कि h कितना है, ये निकालना है। हाँ, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है तथा नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है ये भी निकालना है। चलिए, तो माइनस, यहाँ से ये माइनस कट जाएगा, तो h इक्वल टू 40 का स्क्वायर है तो 40 गुणा 40 हो जाएगा, अपॉन में नीचे क्या आएगा 2 गुणा 10 आएगा, 0 से 0 काट देते हैं, 2 से 4 को 2 बार काट देते हैं, 40 गुनी 80। मतलब यह है कि h बराबर 80 मीटर पत्थर द्वारा जो हाइट ऊंचाई तय की जाएगी वो कितनी होगी, तो वो 80 मीटर है। जब पत्थर ऊपर की ओर जाएगा तो फिर ऊंचाई कितनी है, ये फेंका जाता है। ग्राफ की सहायता से पत्थर चली गई कुल दूरी कितनी होगी ये भी निकालना है। ऊंचाई हमने निकाल ली कि कितनी है, 80 मीटर ऊपर जाएगा। जब पत्थर 80 मीटर ऊपर जाएगा तो पत्थर वापस भी तो आएगा, और जब क्योंकि 80 मीटर ये ऊपर गया है तो फिर जब लौट करके आएगा तो 80 मीटर फिर नीचे भी आएगा, इसलिए कुल दूरी इसकी क्या होगी, 80 मीटर ऊपर गया है और 80 मीटर वापस आया है तो 160 मीटर होगी दूरी की बात करें। लेकिन इसमें यह भी पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट विस्थापन क्या होगा, और विस्थापन हम जानते हैं कुल विस्थापन, नेट विस्थापन, नेट विस्थापन
नेट विस्थापन जब भी हम निकालते हैं तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्योंकि यहां से ये ऊपर गया 80 मीटर और वहां से नीचे आया तो भी 80 मीटर, तो 80 मीटर ऊपर गया है, 80 मीटर फिर वापस आया है, इसलिए जो नेट विस्थापन होगा इसका वो 0 होगा। और आगे वो कह रहा है कि इसका ग्राफ भी बना दीजिए। तो ग्राफ की सहायता से ये बताना है। तो यदि हम ग्राफ इसका थोड़ा सा बनाते हैं यहीं पे, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। क्योंकि प्रारंभिक जो पत्थर है वो नीचे से फेंका गया है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है यहाँ पे। नहीं, 0 नहीं। इससे 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। 40 मीटर पर सेकंड। इधर यदि वेग लेते हैं हम, तो यहाँ पर मान लीजिए 20 है और ये 40, और इधर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो इधर भी ले लेते हैं 20 30 ऐसे ही। तो 20 40 60 और 80। तो जब पत्थर फेंका जाएगा तो यहाँ थे, उसकी वेलोसिटी ये थी, और जैसे जैसे वो नीचे की ओर आएगा, मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मतलब इस बिंदु पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर जो वेग है वो शून्य हो जाएगा। वेग आकर के शून्य हो गया। तो इस तरह से इसको ग्राफ को हम इंडिकेट करते हैं। 40 थी और अंत में जो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। 80 मीटर चलने के बाद में उसकी वेलोसिटी दूरी है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, इसका ग्राफ पेपर पर। लेकिन अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इधर भी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। चार क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सूर्य तथा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना है, फोर्स निकालना है, और पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। ये लगभग पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है ये। और बाकी सूर्य का द्रव्यमान है, यहाँ पर आ गया है मास ऑफ सन, ऐसे डिनोट करते हैं सूर्य का द्रव्यमान। ये 2 गुणा 10 की पावर में 30 किलोग्राम। दोनों के बीच की औसत दूरी है r बराबर 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये मीटर में ही दिया है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि सूरज की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। डाटा आ गया है हमारे पास। बल कितना लगेगा ये निकालना है। तो F इक्वल टू जी MEMS अपॉन में R स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 6.67 है, या फिर 6 7 की जगह 7 ही रख दें, इंटू 10⁻11 इंटू आगे मास ऑफ अर्थ ये दिया है 6 इंटू 10⁻24, मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻12
30 किलोग्राम है, अपॉन में क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी रेडियस का डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, सॉरी अर्थ एंड सन, सन के बीच की और इसके बीच की जो दूरी है वो दी है, वो कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर कितना है 11 है। इसका क्या करना है स्क्वायर, 6.7 इंटू 10⁻11। चलिए इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, 6 को इधर लेकर आते हैं, इंटू 2 को भी ले आते हैं, बाकी 10 की पावर को निपट लेते हैं। यहाँ पर 10 की पावर -11 है और 30 और 24 होता है 54, 54 में से घटा देंगे कितना, -11 है, वन पॉइंट फाइव इंटू 1.5 क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, गुणा 10 की पावर 11 दूनी 22। अब जो कट जाए उसको काट दीजिए। एक तो दशमलव, यहाँ से दशमलव से ये दशमलव हटा देते हैं और 2 से काटते हैं, 15 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 होगा और 3 पंजे 15 होगा, सही है। बाकी तो कुछ नहीं कट रहा है, 6 और 7 13, 13 और 6 19 होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। आगे बस गुणा कर देते हैं इनका, क्योंकि तो दशमलव यहाँ से भी हटा हुआ है, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 सत्ते 28, हासिल हो गया 2 और 4 छिंग 24, 24 और 2 26, गुणा 10 की पावर कितना है, तो 54 में से ये 11 घटता है, तो 4 में से 1 3 आएगा और 5 में से 1 4 आएगा। बाकी ये 22 है, ये भी ऊपर पहुंचेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और इसका भी गुणा करना है, क्योंकि दशमलव यहाँ से तो हट गया था लेकिन इधर से नहीं आया है, हटा है, तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। बाकी आगे इसका कैलकुलेशन 7.5 या दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे और 75 से भाग देना है हमें 2680 में। तो जब हम भाग देंगे इसको तो 268 में देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28 होता है, 28 ज़्यादा हो जाएगा 26 से, तो 7 तिया 3 बार करेंगे तो 21 होता है, 3 5 15 की 5 हासिल 1 हो गया और 3 सत्ते 21 और 1 22, 225 होता है। 8 में से 5 3, 6 में से 2 2, सॉरी 4, बाकी इधर कुछ भी नहीं है, जीरो ले आए। अब कितने बार जाएगा, 7 छिंग 42 होता है, 6 बार करके देखते हैं, 6 पंजे 30, तो जीरो हासिल 3 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45 होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार करो उसके बाद, तो फिर 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 10 में से 5 5 और 2 में से 7 नहीं घटेगा, 12 में से 7, 7 5 12 होगा, तो यहाँ पर जीरो ही रह गया, 10 में लगा दीजिए, जीरो बढ़ा लो और कितने बार जाएगा, 7 बार हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 7 49, 49 और 3 52, 25 बचेगा, ये आ जाएगा। एक बार फिर से ये 3 बार चला जाएगा, चलिए इतने ही वैल्यू को रख देते हैं, तो 35.73 गुणा 10 की पावर कितना है, तो 2 में 3 में से 2 1 बचेगा और बाकी 4 में से 2 2 बचेगा, 21 आ गया।
और यही रिजल्ट है। या फिर ऐसा कर सकते हैं इसको, एफ इक्वल टू 10 को एक प्लेस और इधर ले आते हैं तो 22 हो जाएगा वहाँ पे। 3.5 और 7 ही रहने दीजिए, 5 7 गुणा 10 की पावर 22, क्योंकि दशमलव एक प्लेस इधर लेकर आए तो फिर एक नंबर उधर बढ़ेगा, पावर बढ़ जाएगी, इसलिए एफ की जो वैल्यू आएगी, फोर्स कितना लगेगा सूरज और पृथ्वी के बीच में, तो इतना न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। ठीक है, इतना बल लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आगे 6 है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें, जैसे जी की वैल्यू होता है 6.67 होता है 10⁻⁻11। बाकी इसको इतना नहीं तो फिर जी की वैल्यू 6 इस 6 की जगह एक बढ़ा सकते 7 इंटू 10⁻⁻11 भी रख सकते हैं। तो जो वैल्यूज आ रही है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, हल्का सा, वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 7 आया है तो क्योंकि एक अंक हमने बढ़ाया है ना 6 की जगह पे, तो हो सकता है इसमें इसका आंसर में 6 आ सकता है। तो इसमें 5 7 आया है, 5 6 भी आ सकता है। तो वो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, वो डिफरेंस यहाँ से आ रहा है। यदि हमारी बुक में यदि ऐसा दिया है 6 है यहाँ पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये है कि ये वैल्यू ये वाली रखते तो लगभग 6 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू रखते तो 7 आ जाएगा। बाकी क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये केवल पॉइंट के बाद एक स्थान की यदि हम बात करें तो फिर 6 7 ही रखेंगे, और यदि दोनों स्थानों पर जाते हैं तो 0.67 रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी ओर चलते हैं। ये सॉल्यूशन आपने देख लिया है, सटीक है। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में, जल्दबाजी नहीं करनी होती है, आराम से चलते रहिए, सॉल्यूशन अच्छा सही आ जाएगा। लेकिन यदि जल्दबाजी करी तो फिर इन ऐसे क्वेश्चनों में जो अधिक मतलब कैलकुलेशन हाई होती है इनकी, जिनमें गुणा भाग अधिक करना पड़ता है, तो ये जल्दबाजी करते हैं तो ये इसमें गलतियां रहने के चांस होते हैं। तो इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आप जल्दबाजी न करें, आराम से सटीकता से करें। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया है। चलिए 100 मीटर, एच बराबर 100 मीटर ऊंचाई की एक मीनार है, इससे एक पत्थर को हम फेंक देते हैं नीचे को आगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि u बराबर 0 है, आराम से छोड़ा गया है। और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है। एक पत्थर और है जो कि जमीन के सतह से ऊपर की ओर फेंका गया है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड है, ये दिया है। देख से ऊपर की ओर फेंका गया है। परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहां पर मिलेंगे। मतलब ये बताना है कि ये दोनों के दोनों जो पत्थर हैं वो किस जगह पर मिल जाएंगे, कहां पर मिलेंगे, वो पॉइंट बताना है। दोनों पत्थर कब मिलेंगे और कहां पर मिलेंगे। तो कब मिलेंगे कहां मिलेंगे ये पता करने के लिए हमें कुछ समय में तो मालूम नहीं। टोटल ऊंचाई है वो, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। चलिए हमने क्या मान लिया कि इसकी टोटल हाइट है वो एच है, और हम मान लेते हैं कि ये जो पत्थर हैं वो टी समय पश्चात मिलेंगे। और चली गई दूरी स्मॉल एच मान सकते हैं, एच ऊंचाई पर मिलेंगे, ऊपर से एच या नीचे से एच, किधर से मान, ऐसे होगा। माना दोनों पत्थर टी समय पश्चात
टी समय पश्चात एच ऊंचाई पर मिलेंगे। ये मान लिया हमने कि एच ऊंचाई पर वो मिल जाएगा। एच ऊंचाई ऊपर से यहां तक मानी गई, तो यहां से नीचे क्या मान लें, तो क्योंकि ये टोटल ऊंचाई एच है तो यहाँ पर एच माइनस एच हो जाएगी। ठीक है, बाकी एक्स भी मान सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि एच ही माने, एक्स भी मान सकते हैं। अब चलते हैं समीकरण से। पहला वाला जो समीकरण है वो बनेगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन इसमें यूज नहीं हो सकती। चलो टी समय है, चलिए, तो टी समय पश्चात प्रथम पत्थर द्वारा तय दूरी, तो एच दूरी तय की गई है उसमें, तो एच कौन से फर्स्ट इक्वेशन में एच होता नहीं, सेकंड में होता है, तो एच इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी उसकी, तो यू टी, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है इसलिए प्लस का साइन है, जी टी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो एच इक्वल टू क्या होगा, ये u बराबर जीरो है तो ये जीरो ही हो जाएगा, प्लस जी की वैल्यू कितना 9.8 रखे और टी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा 9.8 टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब टी समय पश्चात दूसरे पत्थर द्वारा चली गई दूरी, एच माइनस, ये पर यहाँ पर 100 माइनस एच ही कर दे रहे हैं, क्योंकि एच बराबर 100 ही दिया था, तो 100 माइनस एच कर देते हैं। ठीक है, टी समय पश्चात दूसरे पत्थर द्वारा चली गई दूरी 100 माइनस एच, क्योंकि वो इधर से ऊपर की ओर जाएगा, वो उसने एच चली है तो दूसरा वाला कितना चलेगा, 100 माइनस एच दूरी चलेगा, बराबर ये कितना होगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए प्रारंभिक वेग इसका है कुछ, तो प्रारंभिक वेग कितना है 25, और टी, ये टी ही रहेगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए माइनस का जी रहेगा 9.8 और ये टी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यदि हम रख दे हैं, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, तो और कोई सॉल्यूशन इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए हम वैल्यू रखते हैं एच की, तो क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ पर भी है तो इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट से क्या रखना है, एच इक्वल टू 9.8 टी स्क्वायर समीकरण सेकंड में रखने पर। अब ये भी जो वैल्यू रखोगे तो 100 माइनस एच और बाकी ये 25 टी है, क्योंकि एच की वैल्यू है ना ये, ये एच की वैल्यू है, तो एच की जगह पर क्या रखना है 9.8 टी रखना है।
तो 100 माइनस 9.8t² बराबर 25t है माइनस 9.8t²। अब क्या करें, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, इसलिए ये भी और ये भी, क्योंकि यदि इसको हम उधर की साइड ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, या फिर इसको इधर लेकर आते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, दोनों ही माइनस के दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो प्लस का, तो एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा। तो यहाँ से 25t बराबर निकल के आया है 100, तो t बराबर 100 अपॉन में 25, 25 चौके 100, तो t बराबर जो रिजल्ट आया है 4 सेकंड आया है। मतलब ये है कि 4 सेकंड पश्चात वो पत्थर एक दूसरे से मिलेंगे, ये पूछा था इसमें। दोनों पत्थर कब मिलेंगे, तो कब के लिए क्या है, 4 सेकंड पश्चात मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे ये भी निकालना है। मतलब 4 सेकंड में किसी भी पत्थर के द्वारा तय की गई दूरी यदि निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा। तो किधर लिखूं, इधर ही लिख दे रहा हूं, 4 सेकंड में तय की गई दूरी। तो क्योंकि प्रथम समीकरण तो नहीं बता सकता कि कितनी दूरी चलेगा, तो दूसरे समीकरण से लिखते हैं h इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से किस पत्थर को निकालते हैं हम, चलो मान लीजिए कि ऊपर वाला जो पत्थर है ना वो नीचे की ओर आ रहा है, उसी का निकाल लेते हैं। तो 4 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर लेगा 4 सेकंड में, ये निकाल देते हैं। तो u2, u कितना है उसका 0 था, तो 0 इंटू टी की वैल्यू 4 है, प्लस क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है प्लस का साइन, हाफ जी की वैल्यू 9.8 और t², और t कितना है 4 इंटू 4, क्योंकि ये तो 0 ही है, तो h इक्वल टू इससे काट देते हैं 2 बार ये, और 4 दूनी 8, और 8 का गुणा कर देते हैं इसमें, 8 8 से 8 8 64, ये 4 हासिल हो गया 6, 8 में 72, 72 और 6, 72 और 6 78 हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन मतलब यही है, क्या कैलकुलेशन कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ऊपर वाला जो पत्थर है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना होगा, वो 78.4 मीटर होगा। 4 सेकंड के पश्चात ये मिलेगा, या फिर इसको कहेंगे नीचे से कितना होगा, तो नीचे से निकालने के लिए कितना होगा, 100 माइनस एस कर देंगे, 78.4 कर देंगे। क्या ये सही है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है। ये 2 से काट दिया 2 बार, 4 को 2 बार, और 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64 हासिल हो गया 6, और 8 में 72 और 6 72 और 6 78, सही है, यही है। या फिर ये कितना आ सकता है, 78.4 घटाते हैं तो 21.6 मीटर। अब इसमें लिखना चाहें तो चाहे ये वाली दूरी लिख दीजिए, चाहे ये वाली लिख दीजिए। ऊपर से जो पत्थर की जो हाइट होगी वो कितनी दूरी, ऊपर से ऊंचाई होगी वो 78.4 होगी, और नीचे से जो ऊंचाई होगी
21.6 मीटर ऊंचाई पर मिलेंगे। यहाँ पर जो मिलेंगे वो 21.6 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। और कितनी देर बाद मिलेंगे? तो ये 4 सेकंड बाद मिलेंगे। इसको चेक और कर सकते हैं, मतलब है हमने जो अभी निकाला था जो वैल्यू, वो इस वाले पत्थर की निकाल दी, 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो क्या 4 सेकंड में ये भी इतनी ही दूरी चलेगा? इसकी दूरी निकालते हैं 4 सेकंड में कितना चलता है। तो थोड़ा बाकी सॉल्यूशन तो आपका प्रोवाइड कर दिया है हमने, सही है, लेकिन थोड़ा सा और भी चेक करते हैं कि इसका भी सही सेम टू सेम आएगा क्या डिफरेंट आएगा। तो दूसरे का जब चेक करेंगे तो दूसरे का है 100 माइनस एच। तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये निकालना 25। तो h बराबर, क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 25 था, इंटू 4 हो जाएगा, माइनस हाफ जी कितना है 9.8 है, इंटू टी 4 इंटू 4 है, 2500 के 100 हो जाएगा, माइनस 1/2, और ये 2 नहीं लिख रहे हैं, काट देते हैं यहीं पे 2 बार, और यहीं पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 64, और 8 72, 78.4, मतलब यही है 21.6 मीटर। जो ये है वो 4 सेकंड में कितना 21.6 मीटर हाइट ऑब्टेन कर लेगा। तो चाहे इस वाले पत्थर से निकाल लीजिए दूरी, चाहे इधर से निकाल दीजिए, वो सेम टू सेम आएगी। सेम टू सेम नहीं आएगी, मतलब नीचे से यदि जाओगे तो 21.6 मीटर की दूरी पर ये मिल जाएंगे आपस में, और ऊपर वाला पत्थर जो दूरी तय कर लेगा वो कितना कर लेगा, कितना आया था ये 78.4 मीटर। तो इस प्रकार से हमने इनका रिजल्ट निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, तो देखिए इस वाली जो क्वेश्चन है कहाँ पर मिलेंगे क्या होगा। तो यदि हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाते हैं तो इसके सॉल्यूशन में कोई भी समस्या नहीं होगी, डरने वाली कोई बात नहीं है, आसानी से समझिए, एक बार नहीं तो दूसरी बात समझ लीजिए, और फिर भी कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो फिर क्योंकि अभी तो मैंने मिटा दिया, आगे से इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद। यहाँ पर भी एक गेंद है जिसको ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊपर फेंकी जा रही है गेंद। 6 सेकंड पश्चात टी बराबर 6 सेकंड है, 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है ये। टाइम कितना लगा, मतलब यहाँ से किसी ने फेंकी बॉल और ये घूम करके फिर इधर ही आ गई, मतलब यहीं लौट आई, जिसने फेंका था उसी के पास आ जाती है। या प्रेस किए, यहाँ से फेंकी और फिर वापस आ गई। टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कोई ये चीज है कि टोटल जो समय लगा है, कुल समय है यहाँ पर 6 सेकंड। तो ऊपर पहुंचने में कितना समय लगा और नीचे आने में कितना समय लगा, तो ये दोनों बराबर समय लगते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम हाइट पर, और ये पूछा गया है ना इसमें कि किस वेग से ऊपर फेंकी गई, कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, ये एच भी पूछ रहा है, और 4 सेकंड बाद फिर स्थिति भी पूछ रहा है। चलिए, तो एच ऊंचाई मान लीजिए ये ऑब्टेन कर लेती है, एच ऊंचाई तक जाती है। कुल समय कितना, 6 सेकंड। तो यहाँ पर टॉप पर पहुंचने में कितना समय लगेगा उसको,
तो 3 सेकंड लगेगा। लिखते हैं गेंद को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय बराबर t बराबर 6 सेकंड। टोटल समय इसको 2 से भाग, क्योंकि जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे, तो 3 सेकंड लगेगा ऊपर पहुंचने में। ठीक है, 3 सेकंड में ये गेंद ऊपर पहुंच जाएगी। ऊंचाई कितनी h है, किस वेग से ऊपर फेंकी गई ये निकालना है। फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। v माइनस यू, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। लेकिन क्योंकि ऊपर की ओर फेंका गया है इसलिए ये माइनस का जी टी, माइनस का साइन लेना पड़ेगा। ऊपर जा रही है ग्राउंड लेवल से, नीचे आती है तो प्लस का साइन होता है। तो ये क्या है, ये तो जीरो है, क्योंकि अंतिम वेग तो जीरो हो जाएगा। ये कुछ होगा जिससे फेंकोगे तुम, तो कितना होगा ये निकालना है। तो जीरो बराबर u माइनस जी का वैल्यू कितना है 9.8 है, और t का वैल्यू कितना है, तो ये 3 सेकंड है। क्योंकि g की वैल्यू और कोई तो इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं दिया तो 9.8 ही रख लीजिएगा। 8 24 हो गए, 3 27 और 2 29, दशमलव इधर लग जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा ऐसे थोड़ा ही होना था। ये रही है तो यहाँ लिखेंगे, ये u इधर आएगा तो माइनस का u इज इक्वल टू माइनस का कितना है 2, ये हो जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, u के बराबर, ये u को इधर लेकर आएगा तो माइनस का होगा, माइनस से माइनस, u बराबर 29.4 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग जो होगा, जिस वेग से इस बॉल को फेंका जाएगा वो कितना आएगा, तो 29.4 मीटर पर सेकंड आएगा। आसान है, लेकिन आगे और कुछ भी कह रहा है। किस वेग से ऊपर फेंकी गई, तो ये निकल आया ए वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में कह रहा है कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई कितना लेगा। तो दूसरा टी तो है हमारे पास, एच इक्वल टू, जो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं। यू कितना है निकाल लिया है, 29.4 है। टी कितना है, तो 3 सेकंड का है, ये भी निकला है 3 सेकंड में, माइनस हाफ जी 9.8 है। टी स्क्वायर तो ये 3 इंटू 3, काट दीजिए इससे हम काट देते हैं इसको, तो 4.9 आ जाएगा। 49 दूनी 98 होता है। अब क्या करना है, अब क्या है, बाकी कैलकुलेशन करनी है। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 निम 27 और 1 28, हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस 3 की 9 और 9 निम 81, हासिल 8, 9 चौके 36, 36 और 8, 36 और 8 कितना होता है 44, दशमलव यहाँ पर आएगा। इसमें से इसको घटाते हैं तो 1 में से 1 आएगा, 8 में से 4 आएगा, और फिर ये 4 आएगा। मतलब ये है
कि इसकी जो हाइट है, पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 44.1 मीटर ऊंचाई पर जाएगा। ये बी पार्ट निकल आया इसका। लेकिन सी में और कुछ पूछा गया है। सी पार्ट में पूछा गया है कि 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या ज्ञात कीजिए। अब ये हमें मालूम है कि 3 सेकंड में वो ऊपर पहुंच गई है। 3 सेकंड में यहां से वो बॉल ऊपर पहुंच गई है। अब चौथी सेकंड के लिए 3 के बाद तो वो नीचे की लौटेगी, तो नीचे को 1 सेकंड लगेगी ना। 4 सेकंड मतलब यहां से यहां तक पहुंची 3 सेकंड में। अब 3 सेकंड के बाद शायद वो लौटेगी, तो मान लीजिए 3 सेकंड में पूरी डिस्टेंस कवर करती है, तो 3 सेकंड में इस पोजीशन पर होगी। चौथी सेकंड में मतलब एक ही सेकंड में चली गई दूरी निकाल लीजिए। तो डी सी वाला पोर्शन है टी बराबर 1। फाइनल वेलोसिटी इसकी है v बराबर 0। नहीं, फाइनल वेलोसिटी तो नीचे आएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पर। मतलब ऊपर से जब नीचे की ओर आएगी तो प्रारंभिक वेग यहाँ से माना जाएगा। प्रारंभिक वेग जब इधर से माना जाएगा, नीचे की ओर आने पर माना जाएगा, तो प्रारंभिक वेग u है। और u बराबर क्या है, क्योंकि ऊपर पहुंच गई है, 0 है, और 0 के बाद फिर चलना शुरू हो गई, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा ये हमें निकाल देना है। तो फिर निकाल दीजिए h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर बॉल आ रही है, इसका मतलब g का मान पॉजिटिव लिया जाएगा, इसलिए साइन प्लस का लगा दिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि 0 है, तो 0 इंटू टी बराबर 1 सेकंड, तो जी 0 हो जाएगा। 1/2 0, जी का मान 9.8 और टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 इंटू 1, तो h इक्वल टू जो निकलेगा यहाँ पे, इसे काट दीजिए 4.9। तो एक का गुणा एक में एक ही होगा, एक का इसमें करोगे तो वही रहेगा, तो 0 इसका तो रिजल्ट हो गया 0 और प्लस 4.9। चलो यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो h इक्वल टू क्या निकला 4.9 मीटर। तो 1 सेकंड के अंदर में वो कितना 4.9 मीटर नीचे खिसक आएगी यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में। लेकिन पूछा क्या गया था, इसमें कह रहा है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति बताइए। तो क्योंकि टोटल इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट थी वो कितनी थी 44.1 थी। टोटल ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक गई थी तो 44.1, तो पृथ्वी तल से कितनी ऊंची पर होगी, तो फिर लिखेंगे 4 सेकंड पश्चात गेंद पृथ्वी तल से, इसमें लिखा नहीं है पृथ्वी तल से, तो क्योंकि 4 ये 4.9 तो नीचे खिसक आई ना। टोटल कितना था, टोटल था ये 44.1 ये था, माइनस 4.9 घटा दीजिए, तो एक में से तो 9 घटेगा नहीं, यहाँ से 2.5 लिया तो 11 हो गया, और 11 में से 9 तो 2 आएगा, दशमलव ये लग गया। यहाँ पर 3 है, 3 में से 4 भी नहीं घटेगा, तो यहाँ से कैरी ले लिया, 13 हो गया। अब 13 जब हो गया तो 13 में से 4 घटता है तो फिर 9 आएगा, और यहाँ पर 3 रह गए तो वो 3। तो पृथ्वी तल से रिजल्ट आ गया 39.2 मीटर ऊंचाई पर गेंद होगी। तो गेंद की स्थिति पता पड़ गई कि 4 सेकंड के पश्चात में गेंद की स्थिति कहाँ होगी, तल से, पृथ्वी तल से कितनी ऊपर होगी, तो ये 39.2 मीटर ऊंचाई पर होगी। इस प्रकार से हमने इनका
सॉल्यूशन किया। लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी हैं इसके, एक दो क्वेश्चन, उनको भी मैं अभी लिख लेता हूँ और उसे भी आपको समझा दे रहा हूँ। तो बाकी इस एक्सरसाइज के अंदर दो क्वेश्चन और थे, ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन दिया है 20 सेंटीमीटर की। आय 50 ग्राम का 50 ग्राम के किसी पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब मास दिया है, द्रव्यमान दिया है इसका 50 ग्राम, और आयतन दिया है V बराबर 20 सेंटीमीटर की। यदि पानी का घनत्व दिया है, पानी का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर DW कहते हैं, या फिर रो ऑफ वाटर कहते हैं, रो लगा दीजिए, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना दिया है, इसका दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया। तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। अब कोई भी पदार्थ पानी में तैरेगा या डूबेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पदार्थ का जो घनत्व है वो पानी से अधिक है या कम है। इसलिए हम क्या करते हैं, पदार्थ का घनत्व निकालते हैं। तो निकालेंगे पदार्थ का घनत्व बराबर रो बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे तो 50 बटे में 20 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 को काटोगे तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। वो अधिक कितना है, क्योंकि पदार्थ का घनत्व 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये बड़ा है किससे, पानी के घनत्व से। पानी का घनत्व कितना था, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है, और बड़ा है इसका मतलब पदार्थ भारी है, और भारी है तो वो पानी में डूब जाएगा। अतः पदार्थ पानी में डूबेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 है, इसी टाइप का है, इसे भी देख लेते हैं। तो 500 ग्राम के एक मोटर बंद पैकेट, सॉरी मोहर बंद है, एक मोहरा बंद है किसी भी पैकेट का, मुंह बना हुआ है, 50 ग्राम है। पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो द्रव्यमान दिया है विस्थापित पानी का द्रव्यमान। तो पैकेट का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है, तो 500 ग्राम दिया है। और क्या दिया है, पैकेट का आयतन कितना है, आयतन कितना है, तो आयतन V बराबर पैकेट का दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका घनत्व भी निकाल दीजिए। पैकेट का घनत्व डेंसिटी ऑफ द पैकेट इज मास अपॉन वॉल्यूम, रो बराबर, तो क्योंकि 500 है ऊपर और नीचे है 350, 0 से 0, 5 सत्ते 35 और 5 ढाई 50, 10 बटे में कितना आ गया, 7 आ गया। और 7 से यदि भाग करते हो इसको 10 को, तो 7 एकम 7, 10 लगा दिया, 0 बढ़ा लिया, 3 बचेगा,
7 चौके 28 और 7 21, ये आ जाएगा। कितना आ गया ये, और इसका द्रव्यमान सेंटीमीटर, कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पैकेट का जो घनत्व है वो कितना निकल के आ गया, तो 1.43 है। वही ये कह रहा है पैकेट 1.1 ग्राम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा और डूबेगा। तो ये भी पता चल गया है ये डूबेगा क्योंकि पैकेट का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। पानी के घनत्व से अधिक है। वो अधिक कितना है, वो अधिक ये है कि 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये पानी का घनत्व है और ये इस पैकेट का घनत्व है। तो कहने का मतलब पैकेट भारी है, इसलिए पानी में डूबेगी। अतः पैकेट पानी में डूबेगा। अब और कुछ पूछ रहा है, डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो जब कोई भी पैकेट पानी के अंदर डूबता है तो वो अपने द्रव्यमान के बराबर ही पानी को बाहर निकाल देता है, क्योंकि पैकेट का जो द्रव्यमान था, सॉरी आयतन था, अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर निकाल देगा। इसलिए इसका जो पैकेट का जो द्रव्यमान है सॉरी आयतन है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए ये 350 ग्राम पानी को ही बाहर निकाल देगा। आयतन के बराबर पानी को बाहर निकालेगा और लिखेंगे पैकेट 350 ग्राम पानी को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर 3 का सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है आपको। बाकी जो भी चैप्टर रह रहे हैं, तुम्हारे 2 चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर, उन चैप्टरों का भी थ्योरेटिकल डिस्कस और प्लस ये न्यूमेरिकल पोर्शन, ये सारा का सारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इन वीडियोस को आप अच्छे से देखें, समझें और समझने के पश्चात इसकी प्रैक्टिस भी करें। जब तुम बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे इन क्वेश्चनों की, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे दूर नहीं हटेंगे, आप आसानी से जब भी एग्जाम में आएंगे कर पाओगे। तो क्योंकि 3 चैप्टर हो चुके हैं, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम 2-4 दिन के बाद में उस चैप्टर को भी आपके पास आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, बाकी कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।